एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसी नाअहल हुकूमत के साथ क्यों खड़ी है सर? कि अगर पटवारी मिल जाए तो फिर लीडरों को कौन रखेगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव तो हो सकता है, टकराव नहीं। 5 साल तक अपने जाती मफाद को पीछे करें और मुल्क के मफाद में काम करें, लेकिन लीडर आपके नहीं मानते इन चीजों को। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए सर? इख्तलाफात तो सबके हैं, लेकिन वो भी चलेंगे, साथ चलेंगे। इस वक्त तो बेचारी नकली सी एक हुकूमत है, वो चल रही है, और उसका कितनी देर चलेगी? जब इलेक्शन होंगे तो वही अमेरिका वाला हाल होगा यहाँ भी। अमेरिका पाकिस्तान में फौजी अड्डे मांग रहा था। वो इमरान खान ने नहीं दिए तो किसी और ने, जो वो मांग रहे होंगे, दे दिया होगा। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, दूसरी तरफ बेनजीर भुट्टो साहिबा मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातें कर रही और थी। डील कर रही थी, और जी डील क्या थी? जाती मफादात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, हालिया तारीख के जितने भी सियासी राज हैं, ये इन्हीं के सीने में दफन हैं। बल्कि ये जो सियासी जितनी भी मनूवरिंग होती रही है, उसको बड़ी करीब से इन्होंने मुशाहिदा किया है। बल्कि बहुत सी सियासी जो डेवलपमेंट्स थी, उनके पसे पर्दा इनकी बड़ी ये मुतहरिक किरदार रहा है। कई रातों के होने वाली मुलाकातों के चश्मदीद गवाह हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की पॉलिटिकली चीज़ों को लोगों को एंगेज करने की, अपोजिशन के इत्तेहाद की। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद अली दुरानी सर। सर बहुत शुक्रिया सर। सर आप तो छा गए। कैसे? एकदम ऐसे लगता था कि आप कहीं भी नहीं हैं, फिर एक लगा कि आप हर जगह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी नजर अच्छा है। सर आप ऐसा ही हुआ। आप नहीं, यकीन क्या? कीजिए कि ऐसा लगता था कि मोहम्मद अली दुरानी साहब बस ठंडे-ठंडे चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर ये पिछले 6 से 7 माह इतना एक्टिवली आपने चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की है और आपने बिल्कुल हर तरफ लोगों की जितने भी सहाफ़ी थे सर हम आपको नोट करना शुरू हो गए थे कि दुरानी साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने वाकई कुछ अर्सा मैं बहुत खामोश रहा हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुल्क की सियासत ही ऐसी थी कि, लेकिन पिछले कोई तकरीबन 8-9 माह से जब के टकराव बढ़ा पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक़्त मैंने सोचा कि अब ये वक्त है कि मुफ़ाहमत की बात होनी चाहिए, और फिर मुफ़ाहमत की बात शुरू भी की। और फिर मैंने ये भी फैसला किया था कि जमहूरियत की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। तो इन तमाम बातों को करने से जो पब्लिक का रिस्पांस और पब्लिक की जो सोच थी, लगा ऐसे कि वो दुखे हुए दिल की हाँ पब्लिक सर, है, दुखी हमारी हुए सर। बहुत दुखी हुई पब्लिक है। तो बस फिर उस तरह से इंसान पुल होता जाता है। मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ों में, लेकिन मेरा मुल्क में तो है ना इंटरेस्ट, और आप में भी है, जवानों में भी है। अच्छा सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि मज़ाक में लोग कहते हैं जो कुछ करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लोग बड़े मुतहर्रिक होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको भी इसके इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा सर? देखिए, मेरे पे तो मतलब बहुत ये इल्ज़ाम, मैं असल में मुशर्रफ साहब के दौर में, मैं चूँकि जी सर। सियासत में था, फिर जी बिल्कुल। 2002 में इलेक्ट होके मैं सेनेट में भी हुँ। आया, फिर हुकूमत में भी रहा। तो इस वजह से हमारे बारे में, मेरे बारे में भी एक तासुर बहुत इंटेंस मौजूद रहा है ये। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो एक हमारे माशरे में जो इम्प्रेशन है कि जी सब कुछ वही करते हैं और सब कुछ उन्हीं के ज़रिए होता है और सब काम में वही इन्वॉल्व होते हैं, ये सियासतदानों की एक ज़रूरत बन गई हुई है। अगर आप पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री लें, जो कि 72 से शुरू होती है, 71 के इलेक्शन से शुरू होती है, उसके बाद आइन बनना, आइन बना 73 में, 73 से लेके आज 24 तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर दो खानदान जो है वो मुकम्मल तौर पर सियासी उफक पर छाए हुए हैं। छाए हुए नजर आते हैं, घुसे हुए नजर आते हैं, मिले हुए नजर आते हैं, हुँ। उसके अंदर इन्वॉल्व नजर आते ऐसे हैं। ही सर, ऐसे। पाकिस्तान उनकी जागीर लगता है, अवाम उनके गुलाम लगते हैं। तो ये जो दो खानदान है, इनको जब आप मुतालिया करें तो आपको पता ये लगेगा कि वो जब उन्होंने इक़्तिदार में जाना होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं।
और इस खिलाफ और इख्तलाफ के दरमियान से वो अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। और ये रास्ता जो है ये आज तक चल रहा है उनका। लेकिन 2024 8 फरवरी को, हाँ, ये रास्ता अवाम ने बंद कर दिया। अब वो ना एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को दिखा के अपना फ़ायदा ले सकती हैं, ना वो अवाम पे ज़ोर कर सकती हैं। तो अब एक नई सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से वो परेशान हैं और एक भी हो गए हैं। ये बताइएगा सर, 2 चीज़ें मैं ये चाहता हूँ कि नाज़रीन के लिए। एक तो ये बताइएगा कि आप जब मुतहर्रिक हुए, आपका मोटिव और टारगेट क्या था? क्या आपने अचीव करना था? एक बात। दूसरा, साथ ही बताइएगा जब आप मुतहर्रिक हुए, तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं, उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि दुरानी साहब केड़े पासे टुर पे हो? देखिए, मैंने 2023 के एंड में बहुत ज़्यादतियाँ हुई, कुछ पुलिस की तरफ से, कुछ सियासी वर्कर्स के ऊपर। वहाँ हमारे बावलपुर में एक वर्कर थे, उनके साथ बहुत ही डिस्टॉर्शन हुई, उनके मैसेजेस रिलीज़ हुए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ये आम आदमी के साथ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादती हो रही है। तो मैंने उस वक़्त ये सोचा कि ये इस ज़्यादती के बारे में एक ऐसी राय रखनी चाहिए, एक ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसके नतीजे में आम आदमी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, जो मैं हमेशा से इसी पे ही काम करता रहा हूँ, उनका रास्ता रुके और उसके बजाय उसमें बेहतरी आए। तो मैंने इन सब सिचुएशन को देख के मैंने उस वक़्त पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए काम शुरू किया कि सियासी मफ़ाहमत और फिर जो सियासी टकराव के नतीजे में पब्लिक का नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए मैंने मफ़ाहमत की बात की। और फिर मैंने नेशनल यूनिटी की बात की। फिर मैंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस में से जो मरूसियत और एक्सप्लॉयटेशन के एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए मैंने बातचीत की। और उस वक़्त तासुर यही था कि जी शायद एक पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट पीछे धकेल रही है, बाकियों को आगे ला रही है। और इस तासुर के अंदर जो मेरी लीनिंग लगती थी या लीनिंग थी, या बेसिकली तो वो पाकिस्तान और पब्लिक की तरफ थी, लेकिन चूंकि जो विक्टिम पार्टी थी उनकी सपोर्ट में हम बात करते थे, तो सर ये विक तासुर आया। बिल्कुल। सर ये विक्टिम पार्टी थी, जो तहरीक आपने कहा ना मेरा हमारे वर्करों को उधर बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के वर्करों को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाएगा। जो वर्करों पर बीती है सर इस दौर में, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो गया सर, सर आपने कभी ज़िंदगी में, अपनी सारी ज़िंदगी में ये ऐसा देखा है लोगों के साथ? देखिए, ये जितनी भी हुई नाइंसाफी, करने वालों से पूछो तो वो कहते हैं उन्हीं का कसूर है जिन पे हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इलेक्शन से पहले मैंने आपने बहावल करने वालों से पूछा? मैं आ रहा हूँ बहावलपुर, डीजी खान, केपीके, पंजाब पूरा, मैं सारे में घूमता फिरता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी आदत है, मैं पल्स लेता हूँ। मुझे ये पता लगा कि आम आदमी जो है, मगरबी, ये पाकिस्तान का आम आदमी, वो उस तरह बिहेव करे जैसे किसी ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान के लोग बिहेव किए। वो अच्छा। नॉन मतलब टॉलरेंट होते थे। कराची के लोग भी बहुत रिएक्टिव होते थे और वो अपनी राय के ऊपर बहुत इंसिस्ट करते थे और बहुत डेमोक्रेटिक उनकी वो थी, पैटर्न्स थे। तो वो मैंने देखा तो ये हर तरफ मुझे एक बेदारी नज़र आई। हम्म। और हुकूमत की मशीनरी और अवाम के दरमियान टकराव बढ़ा था। हुकूमत में जो बेनिफिशरी थे, हम्म। कोई वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान में आ रहा था हम्म। और कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा। एयरपोर्ट पे बैठ के अंगूठा लगा के वज़ीर आज़म बन रहा था, और कोई मतलब अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे पेश कर रहा था और अपनी जीत उन्हें सामने लिखी हुई नज़र आ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये आम आदमी और हुकूमत के दरमियान एक टकराव की कैफियत नज़र आई, तो मैंने उस वक़्त ये कहा कि ये टकराव पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और बिलख़ुसूस उसमें जो सियासी लोग थे, वो अपने बजाय इदारों का नाम इस्तेमाल करते थे, एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे आगे है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे है, एस्टैब्लिशमेंट ये करिए।
तो उस वक़्त मैंने ये मुनासिब समझा कि हम इस वक़्त इस टकराव को कम करने के लिए और उन तमाम साज़िशों को जो इस मुल्क के अंदर इदारों और अवाम को टकराना चाहती हैं, उसके बजाय हम जमहूरियत और रिकन्सिलिएशन की बात करें, आपस में मिल बैठने की बात करें, एक-दूसरे से लड़ने के बजाय एक-दूसरे को बर्दाश्त करने की बात करें। तो वो बात मैंने की और मुसलसल करता रहा, और मैं इसके बारे में बड़ी वज़ाहत से बताऊँ, ना मुझे किसी ने करने के लिए कहा और ना मुझे किसी ने रोकने को कहा। मैंने एक काम को किया, लेकिन मेरा किसी से पर्सनल वेंडेटा नहीं था। मेरी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं थी, किसी के खिलाफ मैं नहीं था। मैं तो आम आदमी के लिए काम कर रहा था और आम आदमी के इंटरेस्ट में ही कर रहा था, तो वो आज भी कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के मफ़ाद को अवलीन ठहराना और पाकिस्तान के अंदर जो है एक गुड गवर्नेंस के लिए फ़िज़ा हमवार करना और पाकिस्तान की मईशत को सँभालना, उसके लिए पूरी कौम को इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। और मैंने इलेक्शन से पहले कहा भी था कि तमाम पार्टियां जो इलेक्ट हों, वो साउथ अफ्रीका की तरह, वो ब्रिटेन की तरह, वो जर्मनी की तरह, वो आयरलैंड की तरह एक इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाए, जिसमें कि तमाम पार्टियां शामिल हों और वो इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने के लिए 5 साल तक अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें और मुल्क के मफाद में काम करें। लेकिन लीडर आपके नहीं मानते इन चीज़ों को। नहीं मेरा ख़्याल है तमाम तो मान गए सर। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी सर, उसमें सारे ही शामिल थे मार्क्सवादी तहरीक इंसाफ के सर। देखें, पीडीएम की हुकूमत में सारे शामिल थे, और कितने थे? 11 जमातें थी तकरीबन सर। 11 जमातें थी, तो वो सीटें कितनी थी उनकी? फॉर्म 45 की। नहीं, नहीं, मैं पहले पीडीएम की 1.5 साल की जो हुकूमत थी उसकी देखिए, बात कर रहा हूँ। 1.5 साल की हुकूमत के अंदर भी देखें, आप बात यह है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट उस वक्त बनती है जब हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे होकर चलते हैं, और उसी वक्त वो यूनिटी बनती है जिसकी ज़रूरत हो। अभी हालिया दिनों में आपने अपोजिशन को इकट्ठे करवाने की भरपूर कोशिश की। आपने मौलाना फजल रहमान से भी बड़ी मुलाकातें की। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए सर? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से लेके जीडीए से लेके तमाम जो पॉलिटिकल पीटीआई से लेके बलूचिस्तान की तमाम पार्टियां हैं, हमारी ऑपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, उनके अंदर एक एहसास पाया जाता है कि ऑपोजिशन में मौजूद तमाम पार्टियों को आपस में अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठा होना चाहिए और टकराव के बजाय पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ने का मंसूबाबंदी करना चाहिए। और इसी के लिए मैंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी बुलाई, जिसमें माशाल्लाह तमाम पार्टीज़ के तमाम पार्टी आ कायदीन गए। शरीक हुए, और उनका बड़ा मुस्बत इसके ऊपर रवैया और रुझान था। और मेरा अब ये ख्याल था कि इसी बात को आगे बढ़ाया जाए, और अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो सिंध की तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो, और केपीके और पंजाब की पार्टीज़ जो हैं, इनकी क़यादतें बहुत जल्दी आपस में मिलेंगी, और फिर ये लाहौर में और कराची में हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो आपस में मिलें और पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर एक दूसरे से ताउन करें, और ये ताउन हो जाएगा। और मौलाना भी मतलब इख्तलाफात तो सबके हैं, लेकिन वो भी चलेंगे, साथ चलेंगे ऐसा सबके। लग रहा है कि तारीख जो है ना नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को सामने ला के बिठा दिया तारीख ने। वो यही देखें किरदार अदा किया करते थे और मुश्किल तरीन हालात में जब जबर का मौसम होता था, वो सदा लगा देते थे कि भाई इकट्ठे होंगे। देखिए, मैंने तो पीटीआई वालों को भी कहा है, मैंने तो खान साहब से भी ये बात कही है, और मैं तमाम मुल्क की क़यादत को भी ये कहता हूँ, देखें, हमारा सब कुछ हमारा मुल्क है, हमारा तो बिल्कुल ही मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा बिल्कुल। तो बाहर कुछ है भी मतलब नहीं, बाहर गए भी नहीं हम। ना हमें बाहर जाने का शौक भी नहीं है, मैं बिल्कुल। तो वहाँ बीमार हो जाता हूँ बाहर जाने का सोच हुँ, के। हुँ। तो इसलिए हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठें, इश्यूज़ पे बात करें, और कम से कम अपोजिशन की पार्टीज़ को तो ज़रूर आपस में इकट्ठे होना चाहिए, और इकट्ठे होके उन्हें मुल्की मफाद के अंदर काम करना चाहिए। हुकूमत हुकूमत जो है वो नकली है, असली है, इस वक्त तो बेचारी नकली सी एक हुकूमत है, वो चल रही है, और उसका कितनी देर चलेगी? जब इलेक्शन होंगे तो वही अमेरिका वाला हाल होगा यहाँ भी,
ठीक है ना जी? का मतलब ये है कि जो शाख़ नाज़ुक पे जो बने हुए ये आशियाने हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। फॉर्म 47 पे खड़ी हुई हुकूमत जो है, ये बेचारी तो खुद अपने पाँव पे चल नहीं सकती। तो इसलिए इस हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही मखदूश है। ये इस हुकूमत के मफ़ाद में है कि कम से कम वो इस मुल्क की मईशत के लिए कुछ कर जाए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ऑपोज़िशन के साथ ही बातचीत कर जाए। इस वक़्त मुल्क की मईशत को देखें तो वो तो सारा बोझ जो है एसआईएफसी के ऊपर डला हुआ है। हुँ, हुँ, मतलब पूरे का पूरा इस वक़्त मईशत का सारा प्रोजेक्ट जो है, हुँ। वो बेचारी जिसको एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज कहते रहते हैं, वो लेके चल रही है। और वो सिक्योरिटी की भी वही हो रही है, जानें भी वही दे रहे हैं, ठीक है ना जी? और जो मुल्क को चैलेंजेज़ हैं, उनके अंदर भी हमने उन्हीं को डाला हुआ है। दुबई और सऊदी अरब से पैसे भी वही ला पैसे रहे भी हैं। वही। अब हुकूमत वाले एक उन्होंने अच्छा काम किया इस दफ़ा कि उन्होंने खजाने की कुंजी जो है ना, वो इनसे छीन ली है, अपना बंदा लाता है। अपना बंदा लगा आप कहते दिया। हैं जो औरंगज़ेब साहब उनके बंदे हैं। हाँ, औरंगज़ेब साहब का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और इसीलिए खजाने के अंदर अगर 4 पैसे बचे हुए हैं, तो उन्हीं की वजह से ब बचे मोहसिन हुए हैं। नकवी साहब का ताल्लुक है। मोहसिन नकवी साहब का भी ताल्लुक हो सकता है, डेफ़िनेटली होगा। राना और सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि उसने वज़ीर दाखिला बन गया, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकता था। नहीं, राणा साहब हमारे भाई हैं और आपको पता है दोस्त भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें ये चाहिए कि जो कुछ करना हो, जो कुछ कहना हो, वो बिल्कुल अमली तौर पे कहें। ठीक है ना जी? अगर किसी को कुछ दिया है तो माने कि हमने दिया है, ठीक है ना जी? और अगर नहीं देना तो ना दें। इस वक़्त तक जो खज़ाने का मामला है, खज़ाने की कुंजी इस हुकूमत से लेके और जिस पे कि बड़ा दुःख है इनको कि जी खज़ाना हमारे पास क्यों नहीं है? और उसके लिए और जो कुछ वज़ारत ख़ारिजा का हाल हमने कर दी है अब तक, वो भी हमारा अगर ख़ज़ाना होता उसका भी वही हाल हो जाता। तो लिहाज़ा ये है कि ये एक नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, नॉन परफ़ॉर्मिंग गवर्नमेंट है, जो कि किसी भी इश्यू को डील नहीं कर पा। आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसी नाअहल हुकूमत के साथ क्यों खड़ी है सर फिर? देखिए, नाअहल हुकूमत जो होती है वो बाज़ औक़ात जहेज़ में आ जाती है, बाज़ औक़ात वो जो है वो बैठी होती है और उनसे ज़्यादा ताउन करने वाला और कोई होता नहीं है, उनसे ज़्यादा ताबेदार भी कोई नहीं होता। मतलब ये है ना कि अगर पटवारी मिल जाए, तो फिर लीडरों को कौन रखेगा? तो मतलब अगर किसी को काम लेना हो तो ठीक है, पटवारी ठीक काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा सर हाँ। कि इस दौरान आपका इमरान खान से भी राब्ता हुआ सर? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? हाँ, नहीं इनडायरेक्टली उनकी पार्टी के साथ मेरी सारी पार्टियों से अच्छा राब्ता है, दुरानी उन साहब, वालों से भी राब्ता आपकी है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप बड़े करीबी जानते हैं मामलात को। ये अचानक एक रात हमने सुबह देखा कि सवेरे-सवेरे आदम स्वाति साहब की जेल खुली, आदम स्वाति साहब मुलाकात के लिए चले गए। देखें, एक एहतजाज वक़्त था। मुअत्तल कर दिया कि आदम स्वाति ने ये सारा कुछ कैसे कर लिया सर और फिर आगे बात क्यों नहीं बढ़ सकी? देखें, एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त जो अ, हुकूमत है और इस वक़्त जो केपीके की हुकूमत है, पीटीआई की जो हुकूमत है, पीटीआई के साथ पूरी कोशिश थी हमारी पीडीएम की हुकूमत की कि पीटीआई को और इदारों को आपस में टकरा दिया जाए। पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में लड़ा दिया टकरा जाए, दिया। ठीक है जी? हमारी ये ख्वाहिश रही है हमेशा से कि ये कोई भी आपस में टकराए ना और बिलख़ुसूस एस्टैब्लिशमेंट को तो बिल्कुल ही टकराने बिल्कुल। का नहीं चाहिए। तो उस सूरत हाल के लिए जब जलसा था पिंडी का, ठीक है जी? उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें कि बाहमी राब्ते हुए और आज की डेट पे मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव तो हो सकता है, टकराव नहीं। अच्छा। हाँ, और वो टकराव की कैफ़ियत जो है वो दिन-ब-दिन ठीक एक वक़्त में था कि फ़ौज के खिलाफ मैंने तो बड़ा क्लियरली पीटीआई वालों से बात भी की थी और वो बड़े इसके बारे में वो पॉज़िटिव उनकी थी कि हमें अपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारे लीडरशिप उनकी पाकिस्तान में है, पार्टी पाकिस्तान में है, इज़्ज़त पाकिस्तान के अवाम ने दी है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी तो वो हमारे मफाद में नहीं है। हमारे मफाद में ये है कि हम अपने मुल्की मफाद को भी बचाएं और अपने सियासी मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और हाथ कंगन को आरसी के अवाम आपके साथ है। मैंने तो कहा है कि जितनी देर इमरान खान साहब को अंदर रखेंगे वो और पॉपुलर और मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, हुकूमत का फैसला है।
अगर हुकूमत ने हुकूमत करनी हो, अच्छी हुकूमत करनी हो, तो मैं तो उन्हें मशवरा दूंगा कि कल जो है वो जरदारी साहब अपना अख्तियार इस्तेमाल करें और तमाम सियासी कैदियों को छोड़ के मुल्क के अंदर जो है एक मफाहमत की फिजा बना दें। और ये फिजा जब बनेगी तो मुल्क जो है उसके अंदर से कम टेम्परेचर डाउन जाएंगे। चाइना भी आपको यही कह रहा है, सऊदी अरब भी यही कह रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है, मिडिल ईस्ट भी, आईएमएफ भी यही कह रहा है कि पॉलिटिकल टकराव जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के रास्ते में रुकावट बन रहा है। सर, आपने पाकिस्तान के सियासी हालात को बहुत करीब से देखा है। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान में जिस लेवल की रेजिस्टेंस इमरान खान ने दिखाई है, आज तक कोई इस लेवल की रेजिस्टेंस दिखा सका है? देखें, इमरान खान साहब ने जो रेजिस्टेंस शो की है, देखें, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई लीडर अंदर होता था ना जेल में, हाँ, तो वो डील करके भाग जाता था। ये पाकिस्तान की रिवायत रही। हाँ, भुट्टो साहब ने डील नहीं की थी और उसके बाद इमरान खान साहब ने डील नहीं की। और ये मैंने इनके बारे में, मैं फर्स्ट पर्सन था जिसने ये बात कही थी कि इमरान खान जो है वो डील नहीं करेगा, हाँ डायलॉग करता रहेगा। तो डायलॉग होते रहेंगे, हो रहे हैं, हो भी जाएंगे, और डील वो नहीं करेगा। और डील के बारे में अभी भी अगर इमरान खान से पूछेंगे, वो कहेगा जी मैंने क्या डील करनी है, मेरे जितने लोग नाहक पकड़े हुए उनको आप छोड़ें। ठीक है ना जी, उसकी तो डील, बाहर जाने का उसका कोई शौक नहीं। ये कह रहे हैं किसी तरह बाहर चला जाए, ये ऑफर भी करते हैं बाहर चले जाए। अच्छा, ये हाँ, ये ऑफर किसने की सर? मतलब हुकूमत की तरफ से। हुकूमत तो खुश होती है ना कि हम भी बाहर गए थे, ये भी बाहर भाग जाए, हम कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट भागो। चाहती है कि इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं? देखें, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो तो एक अलग डिस्क है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को पता होगा। जहाँ तक पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो उनकी माइंडसेट को, अच्छा, उनकी हुकूमत स्टेटमेंट्स। चाहती है कि इमरान खान बाहर हाँ, चला जाए। वो कहते हैं कि जी बाहर चले जाओ, डील सर, कर ये लो। लोग तो कहते थे कि ये 10 दिन नहीं जेल काट हाँ सकेगा। हाँ, वो तो उनका तो यही था ना, और वो तो जेल वेल का तो कोई असर नहीं है उस पे, ना ब- होगा। इमरान खान बहादुर आदमी है। इमरान खान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहादुर आदमी है और बहुत बोल्ड आदमी है। और उसने जो है मतलब जब भी लाइफ में जितने भी उसके स्टाफ्स हैं उसमें उसने बहुत बोल्डनेस, गवर्नेंस के इश्यूज अलग रहे हैं उनकी हुकूमत के दौरान, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल स्टाफ्स का और पॉलिटिकल स्टैंड, देखिए मेरा जो इमरान खान साहब के, आपको पता है जब उन्होंने इब्तदाई तौर में काम शुरू किया था 90s में, हम्म। तो मैंने बड़ी उनके साथ, मेरा दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, बहुत एक इज्जत का हमारा मामला है। इनिशियली उनको, मेरी पूरी टीम ने उनके साथ काम किया। मैं सियासी तौर पे उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन जिस वक्त उन्नीस से इनिशियली 90s में जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप सियासत में आए। अच्छा, तो आपने कहा था कि जी सियासत जी, में आए? मैंने कहा था, और बकायदा मेरे घर से ही वो माशाल्लाह, मतलब बहुत उन्होंने, जितने भी से आपके दानिश्वरों से मुलाकातें होती थी, हमारा बहुत क्लोज रहा। तो उसमें जो उसके पीछे जो डिज़ाइन था या ख्वाहिश थी वो ये थी कि ये दो ख़ानदान, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेके, पाकिस्तान के अवाम से लेके, पाकिस्तान के वसाइल से लेके, पाकिस्तान को लूट खसूट के एक महकूम और मजलूम बना दिया है, इनके खिलाफ कोई तो हो जो खड़ा हो। तो हमारा ख्याल ये था कि इसका करिश्मा जो है वो दैट कैन प्ले अ रोल, खान साहब का। लेकिन फिर वो बहरहाल वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। अब 2024 में, 18 तक तो नहीं हो सका, 24 में उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने इन दोनों को, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जी इन दोनों पार्टियों को उन्होंने खूंटी पे टांग दिया, मतलब दोनों को इबरत का निशान बना दिया। और हत्ता के दोनों पार्टियों को एक दूसरे में जम होने पे मजबूर कर दिया। आज की डेट पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक है। एक ना हो तो खड़े नहीं हो सकते, एक ना हो तो हुकूमत नहीं बना सकते, एक ना हो तो चल नहीं सकते। चलना क्या है, अवाम के अंदर भी नहीं जा सकते, उनका तो ये हाल है। तो इसलिए ये जो तमाम इस वक्त की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की, इसके अंदर इमरान खान की बोल्डनेस ने जो है इन दोनों पार्टियों को
एक दूसरे के साथ एक दूसरे में जम कर। आप कहते हैं एक ही लीडर है बस इमरान खान इस मुल्क में इस वक्त? मैं ये कहता हूँ कि लीडर तो अल्लाह करे आप जैसा हर नौजवान हमारे मुल्क का लीडर हो, और हम ही आप ही लोगों से हमें उम्मीद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम से कम पीपल्स पार्टी और नून जो है, ठीक है ना जी, उनकी जो उनकी जो मतलब आज की रसवाई है, उसका क्रेडिट एक बंदे को जाता है, वो इमरान खान। हाँ, दूसरा क्रेडिट उन्हें खुद जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अवाम उनसे नफरत ना करे। और एक क्रेडिट इमरान को जाता है कि उसने उन्हें इतना एक्सपोज किया है कि आज हम मेरे लिए जो बीइंग अ पॉलिटिकल, आप कहते हैं आप इतना अरसा खामोश रहे, गायब रहे, मैं पाकिस्तान की सियासत को बचपन से देख रहा हूँ। 71 के इलेक्शन में भुट्टो साहब ने याया खान को दिखा के इलेक्शन जीता। आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद। उसके बाद जनाब 80s में मियाँ साहब ने ज़ियाउल हक को दिखा के इलेक्शन जीता। उसके बाद 88 से 99 तक ज़ियाउल हक साहब का जो हाइब्रिड निज़ाम था, 8वीं तरमीम के तहत पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमतें यहाँ बनती रहीं। उसके बाद 99 में तो ज़ियाउल हक साहब खुद आ गए। उसके बाद फिर आप देखें 2008 में जब कियानी साहब को दिखा के जरदारी साहब ने इलेक्शन जीता। 2013 में कियानी साहब को चक्कर दे के नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीता। 2018 में उनको बाजवा साहब को दिखा के इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता। ये तो हकीकतें हैं ना हमारे हकीकत मुल्क है, की। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस वक्त तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद 2024 जब आया तो पता ये चला कि अवाम उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी हम नहीं है साथ, ठीक है जी। नेट में उसके बाद ये हुआ कि अवाम ने अपने फैसले खुद लेने का फैसला किया, और इन दोनों को तमाम इंतखाबी निशान छीनने के ओह! बावजूद, तमाम तर डिस्टॉर्शंस के बावजूद, इनको उन्होंने इबरत का निशान बना दिया। उन्होंने अपने मोबाइल पे ढूंढ के अपने कैंडिडेटों को वोट दे दिए, और इनको उन्होंने फॉर्म 47 के नीचे लिटा दिया, ठीक है जी। अब इस सूरत हाल के अंदर आज जो मुल्क की सियासत है और मुल्क की जो मुस्तकबिल है सियासत का, वो बहुत रोशन है। क्योंकि अब नौजवान जो है वो अपनी मर्जी से वोट देने के लिए तैयार है। इस वक्त सिर्फ हमें ये ज़रूरत है कि हम मुल्क में टकराव को ख़त्म करें, मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लाएं, और मुल्क के मफाद को तरजीह देते हुए मुल्क के आज के चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए हम आगे बढ़ें, और एक यकजहती के साथ जो है हम मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अपना काम करें। क्योंकि वो लोग जो आईपीपी से लेके अपनी फॉरेन एसेट से लेके स्टोलन एसेट से लेके इस मुल्क की महरूमी के जिम्मेदार थे, वो आज अवाम की नज़रों से गिर चुके हैं। सर ये बताइएगा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई और किसी हद तक हम सहाफ़ियों ने भी इसको बाय कर लिया कि वो मंशियात के आदी हैं, वो बड़े ही सहल पसंदी के आदी हैं। क्या आपका इतना लंबे अरसे से ताल्लुक़ है, कभी आपने इस तरह की चीज़ें देखी उनमें? देखिए, मैं तो सियासत के अंदर रहते हुए ज़ाती मामलात और ज़ाती जो खूबियाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं, उनके अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं होता। देखें, बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरी नज़र इस चीज़ पे होती है कि आपने अपनी सियासत में क्या किया है। सर अभी तो ये आपने इस मुल्क को लूटा है कि नहीं लूटा? आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? बाकी तो ये है कि आप जिसको चाहें ज़ाती तौर पे जिस पे जो इल्ज़ाम लगाना हो लगा दें। और वो हमारा मुल्क तो मैंने तो खान साहब को ये कहा था, और मैं कि आप किसी को चोर ना बनाएं। अच्छा, चोर बनाना आपका और मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है, ठीक है जी। इसी तरह ये है कि दूसरे इल्ज़ामात किसी अच्छा पे फिर वो लगाने। इल्ज़ाम झूठा भी साबित हो गया था।
देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ामात होते हैं बट यानी 1 डेढ़ साल से वो जेल में वो हैं। सियासत जो आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन पे करते हैं, किसी की तौहीन, तज़लील और किसी के बारे में डिसइन्फॉर्मेशन या किसी उसके ज़ाती अमूर को उछाल के करते हैं, वो बुरे मुआशरों में होता है ऐसे। अच्छे मुआशरों, महज़्ज़ब मुआशरों में ये नहीं होता कि आप किसी फ़र्द को जो है वो एक्विज़िशन वो देखें, इस्लाम की रूह से आप जब किसी पे इल्ज़ाम लगाएँ, अगर आप वो साबित ना कर सकें, तो आप खुद सज़ावार हो जाते हैं। सर एक और बात बताइएगा, रना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इतनी बहादुरी से जेल काट लेंगे। सर उनको तो चलिए ये उम्मीद नहीं थी कि वो बहादुरी से जेल काट लेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट और इन तमाम लोगों से मिसकैलकुलेशन कहाँ हो गई सर? कि मतलब ये समझ ही नहीं सके। मैं समझता हूँ सर इनके ख़ाशे ख़्याल में भी नहीं था ये, कि लोग ऐसे निकल के इनको वोट दे देंगे 8 फरवरी को। लोग ऐसे निकल आएँगे। लोग ऐसे सलमान अकरम राजा जैसे लोग, ऐसे लोग जो जिनका पॉलिटिकली कोई स्टेक ही नहीं था, वो ऐसे उभर के सामने आ जाएँगे सर। ये इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन सी है सर ये। ये कैसे हो गई सर? इनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि अवाम किस क्या सोच रहे हैं? किस तरफ चल पड़े हैं सर? ये एस्टेब्लिशमेंट से इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई सर? देखें, ये मिसकैलकुलेशन जो है ये आपके सियासतदानों से हुई। अच्छा। आपकी ये मिसकैलकुलेशन जो है पीएमएलएन से हुई। ये मिसकैलकुलेशन जो है पीपल्स पार्टी से हुई। उनको आदत ये थी, ये मैं आपको बीइंग आप यंग हैं, मैं एक सियासी एजुकेशन में समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होती है नौजवानों के लिए, कि पाकिस्तान की तारीख ये थी कि जब किसी के बारे में ये तासुर बना दिया जाता था कि ये हुकूमत में आ रहा है, हुँ। सारे इलेक्टिबल्स भी उसकी तरफ चल पड़ते थे और अवाम भी जाके उसी को वोट दे देते थे कि एने ते हुण आई जाने ते वोट दे दे। हुँ। यही तासुर था इस वक्त हमारी हुकूमती पार्टियों का, हुँ, पीएमएलएन का, कि जी हुँ, एयरपोर्ट पे आए तो जी वहीं अंगूठा लग गया मियाँ साहब का। वजीर आजम नवाज शरीफ, ठीक है जी, मुल्क को नवाज दो, वॉट एवर। मैं तो पहला बंदा था जिसने कहा था कि मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। मतलब ये है कि ये सब चीजें जो की, ये इसलिए नहीं थी कि जी ये कोई करना था, ये इसलिए थी ताकि अवाम को कहा जाए कि सीधे हो जाओ, ये आ रहे हैं और इन्होंने बनना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वोट दो इसको। ये मैसेज होता था हर दफा। इस दफा अवाम आगे से हो गए सीधे। उनका जी तुम ख्यालों में तो बन जाओ, हमने तुम्हें नहीं बनाना, ये हमारे पास है, हम ढूंढ लेंगे अपने कैंडिडेट को, इंतखाबी निशान छीनना है तो छीन लो, हमारी पहचान छीननी है तो छीन लो, हमने अपना वोट नहीं छीनने देना। और वोट उन्होंने डाला। अब ये जो तब्दीली है ये आज का इशू है। ये तब्दीली जो है ये मुस्तकबिल की रोशनी है। ये जो अवाम का बदला हुआ ज़हन है वो इन इन माज़ी के हुक्मरानों की इख्तिताम है। ये जो अवाम नौजवानों का बदला हुआ ज़हन है, ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। एक सवाल सर, आप क्या बिलफ़र्ज़ इमरान खान इस सारे सिनेरियो से आउट हो जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, क्या तब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती इलेक्शन इस मुल्क में? मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जीत सकते हैं इलेक्शन। कहानी खत्म हो गई? उनकी कहानी खत्म। समझ क्यों नहीं आ रहा? देखें, उनको समझ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आती। तारीख ये बताती है कि वो जो जो डाइंग रियलिटीज होती हैं, जो ख़त्म होती हुई हकीकतें होती हैं, वो वो ख़त्म इसलिए हो रही होती हैं कि वो अपनी अहलियत खो बैठी होती हैं। ये मरूसियत की मारी हुई सियासी पार्टियां, जिसमें 3-3 4-4 जनरेशन से जो है ख़ानदानी बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे जो हैं पैदा होने से पहले ही हुक्मरान बन जाते हैं, और बुजुर्ग लोग बैठे हुए बड़े-बड़े बेचारे बाबे हमारी तरह के उनके आगे जो है सर-सर कर रहे होते हैं। इससे बेहतर नहीं है सियासत छोड़ के तुम मतलब घर में झाड़ू दे लो अपने। ये कोई सियासत है? बच्चे पालने हैं तो फिर मतलब जाके बच्चे पाल लो, अपने बच्चों के बच्चे। लेकिन ये तो कोई सियासत नहीं है कि जी आप पैदा नहीं हुए, जी आप फलां खानदान की हैं तो इसलिए आपका जो बच्चा आएगा वो आपका हुक्मरान होगा। तो ये हुक्मरानी जो है ये जमहूरियत की भी तौहीन है, ये अवाम की भी तौहीन है, ये सियासत की तौहीन है, ये नहीं चलता।
सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा कि ये जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी, ये अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। आपने बिल्कुल वही बात की। आपने कहा ये तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं। ये एक मरती हुई हकीकतें हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये मरती हुई हकीकतें नहीं है, ये मरी हुई हकीकतें हैं। ये मरी हुई हैं? हाँ, आहा! ये फ्रीजर में लगी हुई लाशें हैं, ओह हो! जिनको जिस दिन फ्रीजर से निकाला ताफुन फैल जाएगा। फ्रीज़र में लगी हुई लाश। अच्छा सर, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं थोड़ा-सा मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, आपकी गुफ्तगू से सर, मैं जिस कदर आप दिल से बात कर रहे हैं, ये भी एक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा इधर ये बताइएगा कि मुशर्रफ के साथ बड़ी कुर्बतें रहीं सर। कैसे कैसा कैसा पाया मुशर्रफ को सर? कैसा आदमी था? मुशर्रफ साहब जो थे वो एक प्योर 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 पाकिस्तानी थे। उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो पाकिस्तान से मोहब्बत थी। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी। और उन्हें जिस आदमी ने भी अगर कोई मिसगाइड भी करना होता था वो भी पाकिस्तान के नाम पे करता था। उन्हें मोटिवेट भी पाकिस्तान के नाम पे किया जा सकता था। मुशर्रफ साहब एक ऑनेस्ट सिपाही थे, और लेकिन सियासत उनका फील्ड नहीं था, और सियासी समझ का भी इश्यूज थे। तो इसके दरमियान में आप उन्हें रख लें। उन्होंने कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया जिसमें उन्होंने कोई ज़ाती मफाद लिया हो, मेरे ख्याल में। सर उस दौर के हालात और वाक़यात की तरतीब से आप बहरतौर बहुत ज़्यादा आगाह थे, आप इतने करीब, इतनी वाइटल पोस्ट पे रहे। ये रिचर्ड आर्मिटेज ने एक कॉल की, मुशर्रफ साहब ढेर हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन ने कहा कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, जो कुछ मान लिया इन्होंने। ऐसा क्या सूरत हाल थी जिसमें हमें अमेरिका के साथ जाना पड़ा और अफगानिस्तान पर अपनी पॉलिसी को यकसर बदलना पड़ा? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का वो एक बाब है जो बार बार दोहराया जाता है। अभी जो खान साहब के साथ हुआ है वो भी तो इसी बाब का हिस्सा है ना। अब बास कौमी मफाद के इशूज होते हैं, उन पर मैं बात हम उस तरह नहीं करते, लेकिन यह है कि डिमांड्स होती हैं हर वक्त। अमेरिका पाकिस्तान में फौजी अड्डे मांग रहा था। मतलब जो भी कुछ था, मतलब यह है कि वो इमरान खान ने नहीं दिए तो किसी और ने जो वो मांग रहे होंगे दे दिया होगा। अच्छा। अच्छा ये बताइएगा, मुशर्रफ के दौर में ये जो पीपल्स पार्टी की जो डील हुई थी मुशर्रफ के साथ, जब वो कोंडालीजा कोंडालीजा राइस आई, उन्होंने कहा जी डील करो जी, सब एक लाइन में खड़े हो गए। वो डील क्या थी? अमेरिकन ने देखें कैसे डील लॉक करवाई? देखें मैं और वो चौधरी ये जो अभी मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि वो डील ना हो, वो कैसे काम नाकाम मैं रहे? देखें जी, ये हमेशा वो जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये था। अभी ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे थे बेहुदा, ये इस किस्म के जी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, बेचारा हमारा बच्चा है वो लगा रहता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? जिस दिन इन्होंने साइन किया, चंद दिनों बाद मुझे याद है दुबई के अंदर जो है बीबी मुशर्रफ साहब के सामने बैठी हुई थी, वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके जो है नवाज शरीफ साहब जो अदालत में खड़े हुए थे पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। दुबई में जब बेनजीर मिलने आई मुशर्रफ के साथ, तो क्या ये खुफिया मुलाकात थी? हाँ, खुफिया आप वहाँ मुलाकात, मौजूद थे? मतलब आसपास कहीं मौजूद थे हम लोग। क्या बातचीत हुई सर उधर? क्या सारा तय हो रहा बात था? क्या, वही बातचीत होती है, मफादात की बात होती है कि जी, और उसमें देखें, अब मैं ये बताना वो चाहता हूँ मुलाकात कि अमेरिकन ने करवाई थी? वो अमेरिकन्स ने उस वक्त, देखें, जब भी पाकिस्तान में घेरा तंग होता है इन रवायती सियासतदानों के गिर्द, उस वक्त कोई ना कोई ताकत आके उन्हें बचाने के लिए आ जाती। बीबी उस वक्त जो पीपल्स पार्टी थी वो पूरी की पूरी जो है गिरफ्त में आ चुकी थी। उनके केसेस जो है स्विस कोर्ट्स के अंदर इस जगह पे ऐसी जगह पहुंच चुके थे कि वो बिल्कुल, उस वक्त जो है अमेरिकन एड आ गई, और फिर जो है एनआरओ आ गया, और एनआरओ के नतीजे में सब लोग बड़ी बुरी हो गए। जब ये हमारी तारीख के वो स्याह बाब हैं यानी जिन्हें हम यहाँ जब याद करते हैं। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, दूसरी तरफ बेनजीर भुट्टो साहिबा मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातें कर रही हाँ, थी। डील कर रही थी। और जी डील क्या थी? जाती मफादात, सारी जाती मफादात। आज क्या हो रहा है?
मियाँ साहब किस लिए आए थे, क्यों भागे भागे जाते हैं बरतानिया और अमेरिका, मतलब। तो इसलिए बात तो ये है कि ये हमारी हिस्ट्री के वो उम, अबवाब हैं जिसके जिनको याद करो तब भी दुख, ना करो तब भी दुख। सर एक चीज़ मैं ना आपकी ना मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। मेरे इल्म में एक वाक़या है सर, वो वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर उस पे आपसे जो भी आप इंशाल्लाह ऑनेस्ट ओपिनियन ही देंगे, जो बात बताएँगे। मैंने सुना सर कि बीबी मुशर्रफ साहब बीबी के साथ काम करना चाह रहे थे, बीबी एंगेज नहीं हो रही थी। फिर एक सीनियर सहाफ़ी जिनका नाम है आरिफ निज़ामी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह मग़फ़िरत। उनको एंगेज किया मुशर्रफ साहब ने कि आप कि मियाँ बरादरान के साथ हमारे को मामलात शुरू करवाएँ, कुछ गेम चलाएँ। आरिफ निज़ामी साहब एंगेज हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो जब सारी गुफ्तगू चल पड़ी, वो टेलीफ़ोन रिकॉर्डिंग हो गई उसकी, फ़ोन रिकॉर्ड हो गए। तो वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह थी, वो पीपल्स पार्टी वालों के इल्म में लाई गई कि आप अगर नहीं भी गुफ्तगू कर रहे, तो दूसरी तरफ ये मामला तो हमारा चल ही पड़ा है। आप इधर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे हैं और ये हमारे साथ गुफ्तगू में एंगेज हुए हैं। आरिफ निज़ामी साहब भागते हुए मुशर्रफ के पास गए कि आपने क्या किया? आपने मुझे इस्तेमाल किया सारे मामले के लिए। उन्होंने वो जो मुतलका ऑफ़िसर थे, उनको बुला के उनके साथ डाँट-डपट की कि इन्होंने कर दिया है, ये है, फलाँ है। क्या ऐसा कुछ हुआ था सर? नहीं यार, मुझे तो इन बातों का नहीं पता, ना मैं इन बातों में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। देखा जी, मैं तो मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मैंने उन्हें यही कहा था। मैंने कहा आपकी बका और इस मुल्क की बका इसमें है कि आप इन दो रवायती मरूसी पार्टियों के मुकाबले में आप इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हो। ये मैं कोट एंड कोट में, यहाँ गवर्नर हाउस में प्रोग्राम था, मैंने सब में खड़े होकर ये बात की थी। और थ्रू आउट मैं स्टोलन एसेट्स रिकवरी के ऊपर और जनाब दुनिया जहान के अंदर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए ये सब कुछ हम करते रहे, लेकिन हर दफ़ा वही एक ही कहानी चलती है हमारे मुल्क के साथ। मतलब दो हाथ जब क्या थे, दो चार हाथ जब थे लबे बाम रह गए, किस्मत की खूबी टूट देखिए टूटी कहाँ कमन। तो मतलब ये है कि हर दफ़ा जब भी कोई अच्छी नीयत से चलता है, मुशर्रफ साहब ने स्टार्ट लिया काला बाग डैम बनाना, फलां 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 मुल्क के अंदर जो है, तो जनाब नैब बन गई, ये हो गया वो हो गया, फिर पता चला कि नैब वॉशिंग मशीन बन गई। जो भी उसमें जाता, एक हमारे बुजुर्गी थे, वो जनाब उसमें लोगों को डालते और निकाल के पेश कर वो देते। उसने मौलाना ने हाँ कहा था ना, हाँ उसने कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि मैंने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा। उसने कहा हाँ जी इन्होंने ज़मीर नहीं, जनरल ज़मीर हाँ, की वो आवाज़ सब। पे लब्बैक तो कहा। मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें जो हैं, अवाम तो बार बार जागना चाहते हैं, मुल्क को रास्ता कोई नहीं है मुल्क। लेकिन अभी क्या हुआ है अमेरिका के हुँ। अंदर, इंतखाबातों में अदालतों ने अपना रोल प्ले किया, एक बंदा पॉपुलर था आ गया, तो कौन सी वहां भी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना। ये एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पे वही रोल प्ले किया जो हर जगह की एस्टैब्लिशमेंट को करना चाहिए, कि जिसको आवाम कहें उसको रास्ता दे दें। अच्छा ये रास्ता बताइएगा दे कि दिया उन्होंने। अमेरिकन पाकिस्तानी मामलात में इस तरह एंगेज होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि एंगेज हुए। ये समझाइएगा, ये ट्रंप के आने के बाद जो पीटीआई की उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल चेंज पाकिस्तान में आने लगा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज को अब कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। ना वो ट्रंप की वजह से आएगा, ठीक है ना जी, ना वो किसी और की, वो पाकिस्तान आप लोगों की वजह से आएगा, पाकिस्तान के नौजवानों की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की वजह से आएगा, क्योंकि वो अब डिस्टॉर्शन को मानने से इनकार कर रहे हैं और कर दिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बना है अवाम का, और अपने ऊपर एतमाद पैदा हुआ है अवाम का, आप हैरान होंगे कि केपीके से लेके सिंध तक पूरे मुल्क में आप घूम लें, मुझे कहीं कोई फर्क नजर नहीं आता, एक से अवाम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने मुशर्रफ के दौर में बाकायदा मीडिया को आपने लाइसेंस दिए, आपने लोगों को एंगेज किया, मीडिया आज़ाद हुआ। क्या ये अमेरिकन की भी डिमांड थी? अमेरिकन चाहते थे कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद हो? नहीं, अमेरिकन वगैरह कुछ नहीं, मुशर्रफ साहब का अपना जहन था, हमारा भी अपना जहन था, हमारे सब दोस्तों का भी यही जहन था कि जी पाकिस्तान के अंदर, और ये फिर वक्त की ज़रूरत भी थी।
ना करते तो फिर भी हो जाना था, सारी दुनिया में ही हो गया। आज तो मोबाइल पे हर एक का अपना टेलीविज़न स्टेशन चल रहा है। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है, इसको रोकना जो है वो किसी के पास में नहीं है। और वो नहीं होता तो उस वक़्त भी ये था और अब भी है। और हाँ, अलबत्ता इसके मामले में बहुत मुशर्रफ साहब जो थे वो मतलब जमहूरी पार्टियों के लीडरों से ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे। वो हमें कहते थे कि हाँ, दें लाइसेंस, लोगों को बात करने दें, जो बात करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तो अच्छी बात थी। और आज मैं आपको ये बताऊँ कि आज जो अमेरिका में आप देख लें अभी क्या हुआ है ट्रंप के इलेक्शंस में, कि वहाँ मीडिया हाउसेस और सर सर्टेन सर्विस जो थे, मतलब सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चाबी वाले ओहो हो मैंने चाबी वाले गुंडे, उन्होंने ये माहौल पैदा कराया कि जी फलां जीत जाएगा। किराया सर कराया, अवाम ने उल्टा के फेंक दिया। यहाँ भी यही है, मैं रोज देखता हूँ एक बंदा बैठा अपना फलसफा झाड़ रहा होता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि अवाम की राय को बुलडोज कर दे। अपने अपनी अपेयरेंस, अपनी अपनी जो मीडिया स्ट्रेंथ्स के जरिए नहीं बदलती। मीडिया जो है वो कैटलिटिक हो सकता है, बेसिक रिएक्शन जनरेट नहीं कर सकता। आप किसी अमल अंगेज हो सकती हैं, किसी अमल को थोड़ा सा तेज कर सकती हैं, एग्जैक्टली किसी अमल को रोक नहीं सकते। आप बानी चेयरमैन का नाम इमरान खान का नाम ना ले सकें हाँ, और फिर भी वो इतने वोट ले जाए ले जाए तो फिर क्या? आप उसकी फिर पार्टी पे पाबंदी आपको लगा दें या तो आपको अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए, या इन रियलिटीज को समझ के इनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। ये हकीकतें हैं। कितनी देर, मैंने तो कहा है कि अगर किसी को वाकई बानी पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा, जेल नहीं है, इक्तदार होगा। खूबसूरत बात हाँ, खूबसूरत बात ये वाकई किरदार होगा था इक्तदार इक्तदार उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जेल तो कोई चैलेंज नहीं है। मैंने तो कहा जितने दिन जेल में रख रहे हो वो उतना पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, रखिए, रखो। इसके साथ ही सर मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो गई बहुत शुक्रिया। आखिरी एक सवाल आप पर आखिरी सवाल आप इतना मुशर्रफ के करीब रहे मुशर्रफ साहब को जब वकार सेठ ने कहा जी इनको सरेआम फांसी दें और लाश टी चौक में लटका दें इतना सख्त फैसला आया आपने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया सर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई मुशर्रफ साहब के लिए देखिए, मैंने आज तक कभी मैंने अदालतों के किसी फैसले के ऊपर, ठीक है ना जी, मतलब अदालतें खुद अपनी अंदर करेक्शन का निज़ाम रखती हैं। एक के ऊपर एक और अदालत होती है, अदालत के ऊपर एक और अदालत होती है। वहाँ पे जो चीज़ सही या गलत होती है वो उसमें नतारा हो जाता है। अभी जो कुछ आपने किया आईनी तरमीमों के ज़रिए, अदालतों को जो आपने तौहीन और तजलील और पूरे अदालती निज़ाम को जो आपने बिठाया है, इसका रिज़ल्ट जो होगा क्या निकलेगा? यही लोग जो ये कर रहे हैं, मैंने तो ये कहा है कि ये जो 26वीं तरमीम है, ये वो फंदा है जो आज के हुक्मरान खुद अपने लिए अपने हाथों से टिक टिक पे टांग रहे हैं। 5 साल की एक्सटेंशन दे दी उन्होंने आर्मी चीफ को 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी तो अब इनकी यूटिलिटी तो खत्म हो गई ना। इनका वक्त ख़त्म हो गया हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का सर बहुत अच्छा लगा सर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई सर यकीनन सर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मैं आपकी आपकी जो गुफ्तगू में जो बार बार जवानों का जिक्र था ना सर मुझे शबाब मिली याद आई वही। मुझे आपकी वो गुफ्तगू से बार बार लग रहा आप जवानों की बात करते शायद इस मुल्क के लीडर भी सर कोई जवानों की बात करें सर कभी कभी तो सर अजीब ही लगता है बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का वेलकम, वेलकम। नाजरीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही इंशाल्लाह दुरानी साहब को दोबारा भी कोशिश करेंगे हम पॉडकास्ट के लिए बुलाएं और ज़्यादा हालात हाजरा को समझने की तो हम इनसे कोशिश करेंगे बहुत शुक्रिया आज के लिए